26 नवंबर 2006 एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट, और पब्लिश होने के कुछ ही महीने के अंदर इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई। और फिर यहीं से एक और वर्ड को सबसे ज्यादा अटेंशन मिली जो आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहता है, एंड द वर्ड इज मैनिफेस्टेशन। शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड, क्लोजली अगर उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो आप, तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है वो मैनिफेस्टेशन के। आप एक चीज नोटिस करना, शाहरुख खान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कहते हैं, मैं रूल करूंगा बॉलीवुड पे, बादशाह हूं मैं बॉलीवुड का। एंड यू नो व्हाट, ही इज एक्चुअली रूलिंग द बॉलीवुड। Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? No, I don't have any competition. I'll be very honest. I've not come here to compete. I've come here to rule. I'm going to be a star who's self-made. And if I'm going to be self-made, I'm going to create a category for myself that does not exist before and will never exist after. ओपरा विनफ्रे को आप देख लो, ब्लैक लेडी जिस एरा से आ रही है, कोई सोच नहीं सकता कि शी विल बिकम द रिचेस्ट ब्लैक लेडी। मीडिया मोगल की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, वन ऑफ द ब्लैक रिचेस्ट वुमेन ओपरा विनफ्रे बन गई है विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड शी इज वोकल अबाउट इट। वो खुद बोलती है, मैं आज जो भी हूँ मैनिफेस्टेशन की वजह से। No, but I don't vision board anymore because I am a powerful manifester. अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जब सक्सेसफुल लोग अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके रियलिटी बना चुके हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग इसे आज भी एक मिथ मानते हैं? क्यों कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करता, जबकि कुछ लोग बार बार अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं? 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि ये क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, RAS क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इनहेरेंट नेचर क्या है और आप कैसे इसे फाइंड कर सकते हो, डीप ड्राइविंग डिजायर कैसे हमें अपने सपनों के करीब ले जा सकती है। ये सब मैं इतना सिंपल करके समझाने वाला हूँ कि एक 5 साल का बच्चा भी इसे समझ जाएगा। और एट दी एंड अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से नहीं, एक्शन लेने से ये वर्क करता है। ज्ञान तो आप कब से ले रहे हो, अभी तक कुछ हुआ क्या? नहीं ना, और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ ज्ञान ही लिया है, प्रॉपर एक्शन नहीं। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी में इसका डेफिनेशन है, मैनिफेस्टेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग स्पेसिफिक डिजायर्स, गोल्स और आउटकम्स इनटू रियलिटी थ्रू फोकस्ड थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस। अब देखो, आसान भाषा में बताऊं तो एक ऐसा प्रोसेस जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। एक ऐसा लॉ जिसमें आप अपने विचारों, इमोशंस, फीलिंग्स और अपने विश्वास की मदद से अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल पाते हो। मतलब कि हमारे मन की सारी पावर को किसी एक चीज पर लगाना और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हमारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स, ये तीनों चीजें हमारे पूरे जीवन को इफेक्ट करती है, और फिर उसी तरह से हम चीजों को और उस तरह के एनवायरनमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि आपके विचार, इमोशंस और फीलिंग्स को अपने सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन करना। सिंपल भाषा में कहूं तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक साइंस बैक्ड प्रोसेस है जो आपकी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करके आपकी रियलिटी को डिजाइन करने में मदद करता है। और अब इसे ही फिल्मी भाषा में कहूं तो कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? ऐसा क्या होता है कि पूरी कायनात हमें अपने सपनों से मिलाने में लग जाती है? देखो, जब भी आप अपने दिमाग में किसी चीज की तस्वीर या किसी चीज को बार बार सोचते हो, तो आपके दिमाग में उससे जुड़ा एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, और इसी न्यूरल पाथवे से आपकी उस चीज से जुड़ी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक गाने को बार बार अपने दिमाग में या तो गुनगुनाते हो या उसका लिरिक्स को विजुअलाइज करते हो, तो कुछ दिन बाद वो गाना बिना कॉन्शियस एफर्ट के ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिपीट होने लगता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी एग्जाम के आंसर तो ऐसा आपको दिमाग में याद नहीं आते, तो फिर गाने ही क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपने अपने ब्रेन में उस गाने के साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे क्रिएट कर लिया है। और अगर आप अपने दिमाग में कोई काम इमेजिन या विजुअलाइज करते हो, तो आपका दिमाग उसे वैसे ही सीखने लगता है जैसे आप वो काम एक्चुअली कर रहे हो। इसीलिए अगर आप कुछ चीजें बार बार सोच कर विजुअलाइज करते हो, तो आप अपने दिमाग को उन चीजों में और बेहतर बना रहे हो। 1970s में डॉक्टर रिचर्ड स्विन ने ओलंपिक स्कीयर्स के साथ एक स्टडी की, ये देखने के लिए कि मेंटल इमेजरी यानी कि विजुअलाइजेशन का एथलेटिक परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि स्कीइंग मूवमेंट्स को सिर्फ विजुअलाइज करना ब्रेन के वही न्यूरल पाथवे एक्टिवेट करता है जो एक्चुअल स्कीइंग के टाइम होते हैं। इसका रिजल्ट ये निकला
कि बिना फिजिकल प्रैक्टिस के भी स्कीयर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। और फिर ये स्टडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनी जो बताती है कि मेंटल रिहर्सल से फिजिकल परफॉर्मेंस एनहेंस की जा सकती है। और ये रिसर्च करते हुए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे तब समझ आया जब मुझे ये याद आया कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाई थी, मुझे शुरू से ही कार चलाने का एक शौक रहा हुआ है, तो मैं नॉर्मली अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली ही सोचता रहता था कि गियर कैसे बदलते हैं, क्लच को कैसे छोड़ते हैं, कार के स्टीयरिंग को कितना घुमाना है जिससे कि कार लेफ्ट, राइट या यू टर्न लेगी, ये सब सोचता रहता था मैं। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम कार चलाने के लिए बैठा तो मैंने एक बार में ही कार को बिना किसी डायरेक्शन के चला ली। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने पहले से ही अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली खुद को कार चलाते हुए विजुअलाइज किया था। लेकिन So you manifest your energy and you just think about a particular thing and you achieve it finally. And ऐसा नहीं वो सोच के तुम सोचते रहो but तुम्हें कुछ करना भी पड़ता है उसके लिए. So वो किया है. I think you have to be disciplined also at the same time. मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचकर सब कुछ हासिल कर लोगे। जैसे मान लो अगर मैं कार चलाना सिर्फ विजुअलाइज ही करता रहता और कभी ड्राइविंग सीट पर बैठता ही नहीं तो मैं कभी भी कार नहीं सीख पाता। विजुअलाइज तो करना है आपको, लेकिन साथ साथ उससे रिलेटेड एक्शंस भी लेने हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन का मकसद बस ये है कि आप अपने दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन दे सको ताकि आपको पता चले कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है। और जब आप अपने गोल्स को क्लियरली सोचते हो तो आपका दिमाग उससे रिलेटेड चीज़ें सीखने लगता है और आपको उस गोल तक पहुंचाने के नए तरीके और अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती है। अब यहाँ इस पॉइंट पर आप सबका पूरा अटेंशन चाहिए मुझे, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी। तो दिमाग को थोड़ा खोल लो और आओ मेरे साथ इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी कि RAS हमारे ब्रेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हमारे कॉन्शियसनेस और हमारे फोकस को कंट्रोल करता है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप सबसे पहले उस चीज़ को कहाँ जाके देखते हो? इंटरनेट या फिर गूगल पर। मान लो कि आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आपने उसे गूगल पे जाके सर्च किया ये जानने के लिए कि उसके फीचर्स क्या हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने उसके फीचर्स 2-3 वेबसाइट में जाके चेक किए और फीचर्स देखकर उस वेबसाइट से बाहर आ गया। अब आप गौर करना, उसके थोड़ी देर बाद ही जब भी आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको उसी मोबाइल का ऐड उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखेगा। जब आप कोई वीडियो देखते हो या स्क्रॉल करते हो तो आपको बार बार वही मोबाइल की एड्स दिखाई देने लगती है और ये एड्स आपको उसे खरीदने पर मजबूर करती है। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो देखकर उसे लाइक करते हो तो फिर थोड़ी देर में ही उसी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आने लग जाते हैं। मतलब कि वेब ब्राउज़र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके प्रेफरेंसेस जैसे कि लाइक्स, सर्चेस और कमेंट्स को देखते हैं और फिर उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको बार बार वापस भेजते रहते हैं, जिससे कि आप क्या चाहते हो उस पर आपका पूरा फोकस बना रहे। खैर ये तो एक तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, लेकिन ठीक इसी तरह का एक एल्गोरिथम हमारे ब्रेन में भी होता है और उसी को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। शायद आपने ये कभी गौर नहीं किया है, लेकिन इसे आपने खुद ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे मान लो आपको कोई कार खरीदनी है तो सबसे पहले आप उस कार के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन लेते हो, आप उसकी पूरी डिटेल देखते हो और फिर जब आप कहीं भी रास्ते में जाओगे तो आपको वही कार बार बार कहीं रोड पे, किसी बैनर या पोस्टर में और हर जगह पर दिखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और अभी आपको बार बार दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कार के बारे में अच्छे से जाना है, उसको कई बार आपने अनजाने में ही सही लेकिन अपने विजुअलाइज किया है और इसीलिए आपके RAS ने उसको आपकी प्रायोरिटी बना लिया। इसी रीजन की वजह से रास्ते में जा रही सभी कार्स को इग्नोर करके आपका RAS सिर्फ उसी कार पे फोकस करता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको वही कार बार बार दिख रही है। अभी इससे ये क्लियर है कि एक बार हम किसी चीज़ या विचार के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं तो वही चीज़ फिर हमें हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाती है। आपका RAS फिर उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार दिखाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? आखिर कैसे ये हमें बार बार एक ही चीज़ को दिखाता है? आइए जानते हैं। देखो सिंपल भाषा में कहूँ तो RAS हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक गेट कीपर की तरह होता है जो अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करके अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करता है। हमारे 5 सेंस के मदद से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के पास पहुंचती है उसमें से 99% इन्फॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है और सिर्फ 1% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। हमारा RAS चीज़ों और थॉट्स को लेकर अवेयर करता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं। RAS टाइम के साथ साथ हमारी सारी हरकतों और बिहेवियर को देखता रहता है और फिर उसी के हिसाब से हमारी सभी प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाता है और बार बार वहीं पे हमारा फोकस ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो या किसी चीज़ को आप बार बार विजुअलाइज करते हो और आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उसमें जुड़ने लगते हैं, तब ये उस चीज़ को हमारी प्रायोरिटी बना देगा
और फिर आपका आरएस उस चीज को सही साबित करने के लिए बार बार आपको वही दिखाएगा और उससे रिलेटेड सबूत ढूंढना शुरू कर देगा, और इससे आपको उस चीज तक पहुंचने की और अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी का एक सीन है जो आरएस कैसे वर्क करता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें जे ट्विसल क्रिस गार्डनर को ये कहते हैं कि तुम ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं कर सकते, और क्रिस गार्डनर ने पहले इससे कभी भी कोई रूबिक्स क्यूब सॉल्व भी नहीं किया होता है। ध्यान देने वाली बात यह है। फिर भी क्रिस गार्डनर कहता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और अपने दिमाग में ही उस क्यूब को सॉल्व करने लग जाता है, और एट द एंड होता यह है कि बहुत कम टाइम में वो उसे सॉल्व भी कर देता है। एंड जे ट्विसल ये देखकर हैरान हो जाता है। You must have the sign. Holy cow. देखो, यहाँ मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आपको बताया कि आखिर हमारा दिमाग और आरएस किस तरह से काम करते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचने से वो कैसे हमारी प्रायोरिटी बनती है। और इसी एग्जैक्ट मेथड का यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल को बढ़ाती है। वो बार बार आपको उनके प्रोडक्ट्स की एड्स दिखाएंगे ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदो। देखो, यहाँ तक मैंने जो भी आपको बताया वो तो हो गई साइंटिफिक नज़रिए की बात, लेकिन हमारे वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं, आओ बताता हूँ। आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी वासना है, जैसी आपकी वासना है वैसा आपका कर्म है, और जैसा आपका कर्म है वैसा आपका भाग्य होगा। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी हुई है, और अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये बात हमें सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ओर इशारा कर रही है। देखो, जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तब से हम ही हमारी दुनिया के क्रिएटर हैं। हमारा इस दुनिया में जन्म तो सिर्फ एक इफेक्ट है, लेकिन हमारी इच्छाएं इस दुनिया में रहने का कारण। जन्म के तुरंत बाद ही हमारे अंदर अनगिनत इच्छाएं पैदा होने लगती है, और इन्हीं इच्छाओं की वजह से इंसान जो उसका ट्रू नेचर है वो भूल जाता है। इंसान का ट्रू नेचर है परम आनंद, लेकिन वो इन इच्छाओं के पीछे भागने में इस आनंद को ही खो बैठता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना ट्रू नेचर जानने की कोशिश करनी होगी। आप खुद कौन हो और आपके अंदर की डीप ड्राइविंग डिजायर क्या है, उसे जानने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, डीप ड्राइविंग डिजायर से ही आपके अंदर एक वासना पैदा होती है, और वासना आपके अंदर का एक अनमैनिफेस्टेड बीज है जो एक सही एनवायरनमेंट का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही उसे अपना फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है वो अपनी जड़ पकड़ लेता है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, मतलब वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने डीप ड्राइविंग डिजायर को जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो इच्छा ही आपका इनहेरेंट नेचर यानी आपका ट्रू नेचर है। अगर आप अपने ट्रू नेचर के खिलाफ कुछ मांगते हो तो वो चीज़ कभी भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके इनहेरेंट नेचर के खिलाफ है, और इसीलिए कई लोगों के साथ ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। 3 इडियट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवी का एक सीन है जब फरहान को अपने इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए जाना होता है, पर फरहान एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने। रेंचो उस टाइम फरहान को समझाता है कि अगर वो अपने दिल की सुन के अपने असली मकसद के पीछे नहीं भागा तो वो कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? आपने नोटिस अगर किया है तो इस सीन में रेंचो एक क्लियर मैसेज देता है कि अगर आप अपने ट्रू नेचर और अपने पैशन के खिलाफ कुछ करोगे तो वो आपको कभी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं करेगा, और आपको उसमें कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हो सकता है आप उससे पैसा कमा लोगे, लेकिन कभी खुश नहीं रहोगे। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि आप एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो और आपको अकेले में रहकर काम करना पसंद है, लेकिन फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक नेता बनने का सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। तो वो चीज़ आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इनहेरेंट नेचर स्पॉटलाइट में रहना नहीं बल्कि अकेले में रहकर काम करना है। और इसी मिसअलाइनमेंट की वजह से अगर आप कुछ अलग करोगे भी तो वहाँ आपको हमेशा स्ट्रेस और बेचैनी रहेगी। सुना होगा आप सबने कि डू व्हाट यू लव। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे भी सेम यही रीज़न होता है। यही सेम प्रॉब्लम कई यूट्यूबर्स को भी होती है। वो यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करते हैं ये सोचकर कि उन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और वो फेमस हो जाएंगे। शुरुआत में व्यूज़ आते भी हैं, पर जब व्यूज़ रुक जाते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि व्यूज़ कब आएंगे और स्ट्रेस में काम करते रहते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बस जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप मेरा खुद का एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, मैं फिर भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाना नहीं छोड़ रहा, बिकॉज इट इज़ माई पैशन। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पर, और इसीलिए मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं अपने इनहेरेंट नेचर को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब आप अपने इनहेरेंट नेचर के साथ चलकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हो तब आपका काम भी ज़्यादा अच्छा होता है और आप अपने आप से खुश भी रहते हो। अगर आप अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ चाहोगे तो शायद वो चीज़ आपको कभी भी मिल नहीं पाएगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कैसे पता करोगे कि आपका इनहेरेंट नेचर क्या है और आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं।
देखो, आपका इनहेरेंट नेचर आपके जेनेटिक्स, आपके आसपास के एनवायरनमेंट और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनता है। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हो, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको अपना इनहेरेंट नेचर जानना है तो आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा। आपको खुद से ही सवाल पूछ के उसके खुद ही जवाब ढूंढने होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा और जितना हो सके उतना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आखिर कब तक आप इसी तरह से लोगों की वीडियोस पर कमेंट करते रहोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो बनाओ, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। ये सारी चीज़ें छोड़ो और वर्क करना शुरू करो। अब क्या हो अगर आप अपने इनहेरेंट नेचर को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। आप अपने इनहेरेंट नेचर को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बदल सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने नेचर को बदल सकते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। अगर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने इनहेरेंट नेचर को बदलने जाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ आप अपने इनहेरेंट नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, जो आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पक्षी अगर अपने इनहेरेंट नेचर के अगेंस्ट जाकर आसमान में उड़ने की बजाय ज़मीन पर रहना शुरू करेगा तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ में वो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वहीं अपने इनहेरेंट नेचर को फॉलो करता है तो हर दिन उसके लिए नया आसमान होगा, हर दिन नया शहर और वहाँ की हवा। अगर आपका इनहेरेंट नेचर नेगेटिव होगा तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, और अगर आपका इनहेरेंट नेचर पॉजिटिव होगा तो आपके साथ अच्छा होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सेल्फ टॉक। हर एक इंसान खुद से बात करता है, वो जिस तरह से खुद से बात करता है उसी हिसाब से उसके दिमाग के अंदर मोशंस क्रिएट होते हैं। जैसे उसके मोशंस क्रिएट होते हैं वैसे ही उसकी इच्छाएं होती है, इच्छाओं की वजह से ही वासना उत्पन्न होती है। वासना हमसे कर्म यानी कि एक्शन करवाती है, और अपने कर्म के हिसाब से ही हम किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि इसकी शुरुआत तो सिर्फ एक विचार से होती है और फिर वो विचार उसके जैसे अनेक विचारों को जन्म देता है और इसी तरह से एक इच्छा बनती है। एंड एक जैसी अनगिनत इच्छाओं को मिला के आपके अंदर एक डीप ड्राइविंग डिजायर बनती है, जो एंड में आपका ट्रू नेचर बनता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ हो गई वो है पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। और इसके अलावा ये कुछ डेली एक्शनेबल एडवाइस है जो आप भी कर सकते हो अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है, और अब आपको शायद इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि कुछ लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं करता है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाने को कहा था, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अप्रोच ये होती है कि इसमें सिर्फ आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव रखना होता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में आपको थॉट्स और इमोशंस के साथ साथ एक्शंस भी लेने होते हैं, और इसी से आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाते हो। आप में से ज़्यादातर लोग अपने इनहेरेंट नेचर को जाने बिना ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं होते तो उन्हें लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, लेकिन ये करता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को और आप किस चीज़ के लिए बने हो उसे जानना होगा। ये चीज़ आपको लंबी प्रैक्टिस और खुद के ऊपर काम करने से ही पता चलेगी। नई नई चीज़ों को ट्राई करो, रोज कुछ नया सीखने का ट्राई करो, इस दुनिया को और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। अपनी पूरी एनर्जी को उस एक इच्छा के साथ अलाइन करना और अपने इनहेरेंट नेचर को जानना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर जान लिया तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी आपको दमदार मिलेगा। इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूँ कि पहले खुद के ऊपर काम करो और खुद को ढूंढने की कोशिश करो। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे मेरे कमेंट्स के रिप्लाई करके बता सकते हो। अगर मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प कर पाया तो ज़रूर करूँगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाना। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।